नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं राजकुमार पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, आज हम पढ़ाएंगे आपको दर्पण। दर्पण से क्वेश्चंस बनते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या समतल दर्पण। तो आज हमें यही पढ़ना है दोस्तों। तो आइए बिना समय गंवाए हम दर्पण शुरू करते हैं। ठीक, दर्पण यानी कि मिरर। तो सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि दर्पण है क्या, मिरर है क्या। ठीक, हमारा पहला पॉइंट यही बनता है कि दर्पण हम कहते किसे हैं, हम मिरर किसे कहते हैं। देखिए, अगर दर्पण की बात की जाए या मिरर की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये हम नहीं कहेंगे कि कांच को हम दर्पण कहते हैं, कभी भी नहीं। लेकिन कांच में जब हम कुछ विशेष चीज़ें करते हैं कांच के साथ, तो वह जो है बिंब को परावर्तित कर देता है प्रतिबिंब के रूप में, तब वह दर्पण कहलाता है। वास्तव में दर्पण की परिभाषा क्या होती है, इसकी चर्चा हमें करनी है। जैसे अगर हम बात करें कि दर्पण होता क्या है, तो दोस्तों दर्पण कांच की एक ऐसी युक्ति होती है जिसके एक सतह पर हम क्या करते हैं, जिसकी एक सतह पर हम कोटेशन करते हैं। अब एक कोट किस चीज़ का होता है, किस चीज़ का लेप होता है, ये देखना है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके एक तल पर हम लेप लगा करके दूसरी तल को परावर्तित बनाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं, दर्पण के एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम कहते हैं AgNO3, या फिर पारा, दर्पण के एक सतह पर सिल्वर नाइट्रेट या पारे का लेप लगाते हैं। जी हाँ, ये जो चल रहा है ये सुपर टेट का भी विषय है। सुपर टेट के विषय में प्रकाश है भाई, प्रकाश है। और सुपर टेट में प्रकाश के अलावा कुछ चैप्टर ऊष्मा का भी है। ठीक, कुछ चैप्टर आपके मात्रक और मापन का है, और कुछ चैप्टर आपके जो है रसायन विज्ञान में आपके अम्ल और क्षार का है। ठीक है ना, जो चल रहा है आपका वही भी चल रहा है विषय। ये सुपर टेट में आपका है, सब्जेक्ट है, ये सिलेबस में शामिल है। ठीक है ना, निश्चिंत रहिए। आप सब पिछली बार भौतिक विज्ञान से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो सुपर टेट में ये है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए तो दोस्तों, दर्पण क्या होता है। दर्पण के जब हम किसी कांच के एक तल पर सिल्वर नाइट्रेट या पारे का लेप लगाते हैं तो उससे होता क्या, जैसे मान लीजिए क्या हो गया, अब ये हो गया लेपित तल, ये हो गया है लेपित तल। हमने क्या किया है, इस साइड लेप लगा दिया है। जब इसके एक तरफ लेप लगाने के बाद जो इसका दूसरा सिरा बचता है, तो दूसरा सिरा क्या होता है, दूसरा सिरा इसका परावर्तित हो जाता है। ठीक, यानी अब ये क्या हो गया, ये हो गया परावर्तक तल। तो इसे हम कहते हैं परावर्तक तल। ये हो गया परावर्तक तल। यानी कि परावर्तक तल का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु हम यहाँ रखेंगे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, इस वस्तु को जो इमेज होगी वो यहाँ बिल्कुल दर्पण में दिखाई पड़ेगी। ठीक, यानी कि जब कांच के एक पृष्ठ पर सिल्वर नाइट्रेट या पारे का लेप लगाते हैं तो दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है। इसी युक्ति को हम दर्पण कहते हैं। इधर देखिए हो गया लेपित तल और ये क्या हो गया, परावर्तक तल। अगर हम कोई वस्तु यहाँ लाएंगे तो उस वस्तु का जो इमेज होगा, जो प्रतिबिंब होगा, वो इस दर्पण में हमको दिखाई देगा। तो दर्पण की वास्तविक परिभाषा यही होती है। अगर हम बात करें दर्पण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दर्पण को हम 3 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक हम बनाते हैं समतल दर्पण और एक हम बनाते हैं गोलीय दर्पण। ठीक, तो दर्पण को अगर हम विभाजित करें, इसमें एक होता है समतल दर्पण। ठीक, एक होता है समतल दर्पण और इसी में एक शामिल है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण एक है समतल दर्पण और एक है क्या, गोलीय दर्पण। जैसे इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर,
इसे हम कहते हैं प्लेन मिरर और इसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक क्या होता है, एक होता है गोली दर्पण। तो देखिए अगर हम समतल दर्पण की बात करें, यदि हम समतल दर्पण की बात करें तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है, जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है। जैसे अभी इसके पहले मैंने बनाया हुआ था, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। और इसी में हम कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, ठीक कैसी होती है, समतल होती है, प्लेन होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो यहाँ जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है और क्या होता है, उल्टा होता है, वो इस प्रकार से होता है। ठीक, तो अब देखिए पहले हम बात करेंगे दर्पणों के विभाजन की। तो एक हो गया समतल दर्पण और फिर अगर बात करें इसी में गोली दर्पण की, तो ये दो प्रकार का होता है। ये होता है दो प्रकार का क्योंकि ये खोखले गोले का भाग होता है। इसमें एक हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक, इसमें क्या होगा, एक होगा उत्तल दर्पण जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और एक होता है हमारा अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक, तो एक होता है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जिसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो दर्पण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आपका समतल दर्पण और एक हो गया गोली दर्पण। जैसे अभी हमने कहा कि समतल दर्पण की जो परावर्तकता कैसी होती है, समतल होती है, तो हम उसी प्रकार से गोली दर्पण को कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई खोखला गोला हो गया, ठीक, तो खोखले गोले में देखिए कुछ भाग ऐसे बनेंगे और कुछ भाग ऐसे बनेंगे। ठीक, तो पहले हम बात करते हैं ऐसे वाले भाग, इस तरह के भाग की। तो देखिए ये उत्तल दर्पण का भाग है, यानी कि ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, सामने की ओर उभरी हुई होती है। ठीक है ना। अगर उत्तल दर्पण की बात की जाए तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ये हो गया पीछे वाला लेपित तल और ये क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। तो परावर्तक तल इसका कैसा है, उभरा हुआ होता है, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चंस बराबर पूछता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो ध्यान देना, मोटर गाड़ियों में क्या होता है, व्हीकल में होता है कि चालक के सीट के बगल में, जहाँ चालक होता है जस्ट उसके बगल में कौन सा दर्पण प्रयोग में आता है, तो इस बात का ध्यान देना। चालक के जस्ट बगल में यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे आपसे अवतल दर्पण की। यदि अवतल दर्पण की बात की जाए, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल यानी कि ये उभरा नहीं होता है बल्कि अंदर की ओर धंसा होता है। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक, तो यहाँ देखें ये हो गया इसका परावर्तक तल जो धंसा हुआ है, यहाँ ये हो गया इसका परावर्तक तल जो उभरा हुआ है। ठीक है ना। तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है वह उत्तल होता है और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है वह अवतल होता है और ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होगी वो कहलाएगा समतल दर्पण। तो ये रही दर्पणों की पहचान। ठीक, अब देखिए इसमें बात करनी है समतल दर्पण के बारे में। यदि हम इसमें समतल दर्पण के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं समतल दर्पण की क्या विशेषताएं हैं और इस पे बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है आपके परीक्षाओं में। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे समतल दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर इसको बोलते हैं।
इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या है, कैसे कार्य करता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान देना। इसका प्रयोग पूछेगा आपके सुपर 8 की परीक्षा में कि समतल दर्पण अगर पूछ दे क्वेश्चन कि मान लीजिए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे के विपरीत रखे गए हैं तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण की। देखिए समतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यानी ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, वो समतल दर्पण कहलाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। इस प्रकार जो होता है, ठीक। देखिए अब इसका होता ये है कि दोस्तों जो यहाँ प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पर, यहाँ जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, ठीक। प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर प्रतिबिंब की बात की जाए, अगर इमेज की बात की जाए कि यहाँ पर इमेज किस प्रकार का बन सकता है, अगर यहाँ इमेज की बात करें तो ध्यान देना काल्पनिक होता है। काल्पनिक का मतलब जिसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते, कैसा होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है। यानी काल्पनिक तो होगा, सीधा भी होगा, लेकिन देखिए बगल में कैसा बनता है, बगल में उल्टा बनता है। अगर बात करें हम बगल में यानी पार्श्व में, तो पार्श्व में कैसा बनेगा, उल्टा। तो अगर उल्टा की बात की जाए कि पार्श्व में उल्टा किस प्रकार से बनता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो जो हमारा दाहिना वाला हिस्सा होगा वो उसमें बाएं शो करेगा, यानी बगल वाला यानी पार्श्व का हिस्सा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तिल यहाँ पर है गाल में, तो वहाँ दर्पण में बाएं दिखाएगा, दाहिना है तो बाएं दिखाएगा। तो ये जो इसमें इमेज बनता है वो रियर होता है, ठीक है ना, लेकिन वो सीधा होता है, परंतु बगल में जो पार्श्व वाला हिस्सा वो उल्टा बन जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है, पार्श्व में उल्टा होता है, ठीक। देखिए अब यदि मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है रखी गई है, तो कैसा बनेगा, पार्श्व में उल्टा बनेगा, ठीक। एक बात का और ध्यान देना, जितनी बड़ी ये वस्तु यहाँ है दर्पण में भी उतनी बड़ी ही दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए वस्तु को हम कहते हैं बिंब, तो बिंब की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की लंबाई बराबर होती है इमेज की, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों लंबाई क्या होती है, समान होती है। जितनी बड़ी ये वस्तु है उतना बड़ा ही इसका इमेज दिखाई देगा इस दर्पण के अंदर, ठीक है। अगर ये वस्तु है 10 सेंटीमीटर की, तो जो इमेज आएगा मिरर में वो भी 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। एक बात और देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है तो दर्पण के सामने 5 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण में भी क्या शो करेगा, वो शो करेगा 5 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की दूरी बराबर इमेज की दूरी। इसको हम कह सकते हैं कि बिंब की दूरी बराबर क्या होता है, बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी के। प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि बिंब की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी के। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, यानी अगर कोई वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर की डिस्टेंस पर है तो दर्पण में इसकी डिस्टेंस क्या शो करेगी, 5 मीटर ही शो करती है, ठीक है ना। अब एक चीज और यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु है जो कि दर्पण के सामने है, अगर कोई वस्तु यहाँ दर्पण के सामने है और यह वस्तु दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। अगर कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, तो दर्पण में दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। जैसे ये जो वस्तु जो ऑब्जेक्ट है इसका वेग कितना है,
5 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है तो इस वस्तु में क्या शो करेगा? तो ध्यान देना, यहाँ शो करेगा 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये क्या हो जाएगा? ये दुगुना हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिबिंब का वेग, ठीक, प्रतिबिंब का वेग यानी जो ये वस्तु है इसका जो वेग बनेगा, ठीक है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर बनेगा इमेज, उस इमेज का जो वेग होगा इसका दुगुना होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का वेग बराबर 2 गुणे बिंब का वेग। बिंब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो कह सकते हैं इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो 2 गुना होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, यह भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब अगर देखना हो, अगर किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखना हो तो उस व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए कम से कम कितना बड़ा समतल दर्पण प्रयोग में लाना चाहिए? तो किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा इमेज देखने के लिए अपनी ऊंचाई का कम से कम आधा समतल दर्पण प्रयोग में लाना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि मान लें कि 2 समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं, ठीक है ना, 2 समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे के आमने सामने रखे गए हैं, तो उनमें कितना इमेज बनेगा? तो ध्यान देना, अनंत बनता है। तो 2 समतल दर्पण जो एक दूसरे के विपरीत आमने सामने रखे गए हैं तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। यह दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट यहाँ बनता है कि कैसे हम प्रतिबिंबों को गिने, ठीक है ना। अगर बात करें प्रतिबिंब की संख्या की, तो प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालनी है, प्रतिबिंब को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं कि संख्या निकालनी है, ठीक है ना, की संख्या। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे? हम प्रतिबिंब की संख्या अगर निकालना हो तो n आपको निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है? 360/θ - 1। इसके द्वारा हम क्या करते हैं? प्रतिबिंब की संख्या निकालते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए 2 दर्पण हैं, दोनों एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे गए हैं, 90 अंश के कोण पर, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो पूछेगा कि 2 दर्पण हैं एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर रखे गए हैं, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? 360/90 कितना हो जाएगा? 9 चौके 36। इस बात का ध्यान देना, कभी भी जो इमेज आएगा वो इवन में नहीं होगा, हमेशा ऑड रहेगा। तो 4/1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो गया आपका 3। ठीक, अब ठीक एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसी तरह से। अगर मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 2 समतल दर्पण हैं जो एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर रखे गए हैं, तो क्या करना है इसको? 360/60 ऋण 1। तो क्या हो गया? ये कैसे कटेगा दोस्तों? तो ये अब इसको हम काटेंगे, तो 6 पंचे 30, 6 छक 36, क्या आ गया? 6 आ गया। तो बराबर हम करेंगे तो 6 - 1 = 5, तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसे इसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बातें करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। ठीक, अगर बात की जाए यहां पर उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, तो इसका प्रयोग कहां होता है? इसका प्रयोग चालक के सीट के बगल में होता है,
ठीक है ना, चालक के बगल में, चालक के बगल में। दूसरा होता है जो रोड पर परावर्तक लैंप में, रोड पर क्या होता है, रोड लाइट लगी होती है, उस रोड लाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये होता है आपका उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें यहीं पर अवतल दर्पण के प्रयोग की, अवतल दर्पण के प्रयोग की अगर बात की जाए तो देखिए, पहला होता है इसका जो प्रयोग होता है, पहला सर्च लाइट में, जो टॉर्च होती है टॉर्च में यही होता है, सर्च लाइट। इसके अतिरिक्त दोस्तों मोटर गाड़ियों की हेडलाइट, इसके अतिरिक्त आंख, कान, नाक के डॉक्टर द्वारा, या इसके अतिरिक्त और कहाँ हो सकता है, तो दाढ़ी बनाने में जो नाई होते हैं, दाढ़ी बनाने में नाई इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी परीक्षाओं में ये सब प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। देखते हैं कि अब दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो हीट से रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो धन्यवाद।